अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क़यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना और प्रोग्राम ख़बर की खबर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हफ्ते का पहला रोज़ है, आप लोग आज निकलेंगे और निकल के जो अमली ज़िंदगी है उसकी जानिब जाएंगे। हमारी दुआएं हैं कि ये दिन आपके लिए बहुत खैर बरकत का बाइस बने और पाकिस्तान के लिए ढेरों अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने किस तरह देखा है अहम खबरों को, इशूज़ को, एक नज़र डालते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने खबरदार किया है, अगर हुकूमत से निकला तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। आज के तमाम कौमी अखबारात ने वजीर आजम की आवाम से बराह रास्त बातचीत को फ्रंट पेजेस पर डिस्प्ले किया है। रोजनामा जंग की सुर्खी के अल्फाज हैं, हुकूमत से बाहर ज्यादा खतरनाक होगा, खबरदार करता हूँ, सड़कों पर आया तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी, अगली बारी मेरी, वजीर आजम इमरान खान। वजीर आजम के इसी बयान को रोजनामा पाकिस्तान ने इस अंदाज से हाईलाइट किया, हुकूमत से निकला तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, सड़कों पर आया तो अपोजिशन को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा नई बात ने भी वजीर आजम के इसी बयान को अहमियत दी, हुकूमत से निकला तो ज्यादा खतरनाक होगा, अगली बारी भी हमारी। शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर नहीं कौमी मुजरिम समझता हूँ, वजीर आजम। रोजनामा नवाए वक्त ने बरतानवी रुकन पार्लियामेंट नुसरत गनी के बयान को सुर्खी के तौर पर लिया, मुसलमान होने की वजह से वजारत से हटाया गया बरतानवी रुकन पार्लियामेंट। रोजनामा दुनिया ने कुछ इस अंदाज से वजीर आजम के बयान को पेश किया, हुकूमत से निकला तो ज्यादा खतरनाक होगा, शहबाज शरीफ कौमी मुजरिम, नवाज शरीफ लंदन से शोशे छोड़ता रहेगा, वजीर आजम। रोजनामा एक्सप्रेस ने फ्रंट पेज पर वजीर आजम के बयान को शाया किया। अल्फाज हैं, खबरदार, हुकूमत से निकलकर ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, वजीर आजम इमरान खान। इंग्लिश अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी है, आई विल बी मोर डेंजरस इफ ऑस्टेड फ्रॉम पावर, PM। द नेशन की टॉप स्टोरी है, विल बी मोर डेंजरस इफ ऑस्टेड वार्न्स PM। डॉन अखबार की मेन स्टोरी है, ड्रेड द डे व्हेन आई विल बी बैक ऑन स्ट्रीट्स, वार्न्स इमरान। डेली टाइम्स की हेडलाइन स्टोरी है, विल बी मोर डेंजरस इफ फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस। द न्यूज ने भी वजीर आजम के खिताब को फ्रंट पेज पर कवरेज दी, आई विल बी मोर लीथल आउट ऑफ गवर्नमेंट, PM। एक नज़र डालते हैं जी रनडाउन पे। इक़्तिदार से निकला तो ज्यादा खतरनाक होगा, वजीर आजम इमरान खान। पीपल्स पार्टी का मुल्कगीर के बजाय डिवीजनल ट्रैक्टर मार्च। पंजाब असेंबली के 97 अरकान गरीब तरीन, 69 ने सिर्फ 2000 टैक्स दिया। अपोजिशन में नई सबबंदियां, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे का रास्ता रोकने के लिए मुतहरिक। मौलाना फजलुर रहमान की सियासत मजहबी कार्ड के इस्तेमाल की तरफ गामजन। मुसलमान होने की वजह से वजारत से हटाया गया बरतानवी रुकन नुसरत गनी साहिबा। रोजनामा डान का इदारिया है एंटी एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी और रोजनामा दुनिया में डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब का कालम है सियासी जंगे और मुआशरा। और आज का टॉप ट्रेंड है, आपका वजीर आजम आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। हफ्ते का पहला दिन आप तीनों को जी बहुत मुबारक हो और मुझे उम्मीद है कि खालिद साहब पहले दिन ही आप में वो एनर्जी जो जुम्मे वाले दिन तक होती है वो मौजूद रहेगी। आप में भी एनर्जी आज भरपूर, आज आप में भरपूर एनर्जी। में ये कहने वाला था कि भरपूर एनर्जी आपकी में। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खालिद साहब ने दूसरा तीसरा गेयर आज बिल्कुल तैयार रखा तैयार है। हाँ, बेफिक्र हो शुक्र है आपको दोनों गेयर लेकिन आप तीनों को होते बड़ा मुश्किल है दूसरा लगाना। अच्छा, क्योंकि आपने ना गेयर चेंज कर दिया, आपने ना उसको ऑटोमेटिक गेयर पे लगा दिया, ऑटोमेटिक। अब वो दूसरे तीसरे पे जाता है। अब मैं दूसरा लगाने के लिए शफीक का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कि आप जब बोल रहे होते हैं ना तो मैं अपने टाइम के मुताबिक कैलकुलेट करता हूँ कि यहाँ से अब दूसरा शुरू हो चुका है, चाहे आप बीच में लफ्ज इस्तेमाल करें ना करें। तो बहरहाल ये कि आपके इशारों से मुझे पता लग जाता है इशारों से, बट ठीक है, हम एक दूसरे के इशारे जो हैं वो समझने लग गए हैं। एक जमाने में वो पीटीवी का बड़ा इशारा प्रोग्राम होता था ना, इफ्तिखार साहब करते थे। हाँ। इशारों की जबान में खबरें बड़ा करते थे। हाँ, तो उससे काफी इनको अंदाजा होता था। हाँ, वो खातून ग्रीन हो गया ना इशारा तो गाड़ी वहीं पे रोके रखी तो कांस्टेबल उनके पास आया, कहता बाजी गड्डी अगे कर लो, एद पे से यही 2-3 इशारे ही होंगे यही कलर ने होर नहीं के खवातीन कलर के लिए जरा होते हैं, कहते यही कलर ने हाँ। अच्छा जी, कल वजीर आजम साहब ने अभी हम प्रोग्राम से पहले सलमान कह रहे थे कि उनके एक जुमले ने पूरे मीडिया को, सोशल मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को हिला के रख दिया। और उसमें उन्होंने बड़े एक जुमला ऐसा कह दिया कि जिसके बाद एक डिबेट नहीं
आज शुरू हो गई। इस पे हम बात करेंगे शफीक साहब, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाह रहे हैं। अमेरिका के अंदर 40 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है, 20 साल में जापान में महंगाई आई है, फ्रांस के अंदर 13 साल में सबसे ज्यादा उनके महंगाई आई है, जर्मनी की जो इन्फ्लेशन रेट है वो 30 साल में सबसे ज्यादा है, 30 साल में यूरोप में सबसे ज्यादा महंगाई आई है। महंगाई इस वक्त दुनिया का फिनोमेना है, महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि बदकिस्मती से पार्लियामेंट में ऑपोजिशन नहीं बोलने देती। ऐवान में एनआरओ का क्राउड बैठा हुआ है, वहाँ बात नहीं कर सकता। आपका वजीर आजम आपके साथ लाइव ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मेरी कोशिश थी कि हर माह बाद अवाम के बराह रास्त सवालों का जवाब दूं। बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। अवामी मामलात पर ऐवान में गुफ्तगू करना चाहता हूँ तो ऑपोजिशन शोर मचाती है। एक तो जब हमें हुकूमत मिली, हम जो दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे थे और जो दुनिया से चीजें खरीद रहे थे, उसमें इतना बड़ा खसारा था कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, वो हमें मिला, तकरीबन 20 अरब डॉलर। सारा प्रेशर रुपए पे पड़ गया। तो जब हमारे ऊपर सारा बोझ पड़ा तो रुपया जब गिरा, जब रुपया गिरता है तो जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं महंगी हो जाती हैं। वजीर आजम ने कहा कि कोरोना की वजह से दुनिया में सप्लाई बहरान का सामना है। बरतानिया की सालाना आमदनी पाकिस्तान से 50% ज्यादा है, वहाँ भी गजाई बहरान जारी है। कोरोना की वजह से दुनिया के अंदर जो सप्लाई शॉर्टेजेस हुई, ये अब उसकी लहर आई हुई है और इसमें पाकिस्तान अकेला नहीं है मुलव्वस इस महंगाई में। हमारे से वो मुल्क, अमीर तरीन मुल्क, यानी बरतानिया की सिर्फ 6 करोड़ आबादी है, हमारी 22 करोड़ है। उनका जो सालाना आमदनी है, जो जीडीपी कहते हैं, वो तकरीबन 50 गुना है पाकिस्तान से ज्यादा। 30 साल में सबसे ज्यादा बरतानिया के अंदर महंगाई है। अगर वो कहते हैं हम महंगाई है, तो ये भी लोगों को बता दें कि ये क्या पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई है या इस वक्त वो मुल्क जो हमारे से अमीर तरीन मुल्क है, उनके ऊपर क्या गुजर रही है। बैलेंस करें। देखिए जी रिपोर्ट शफीक साहब, वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं भी चुप करके दफ्तर में बैठा देख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बाहर निकला तो फिर लग पता जाएंगे। तो ये जो कल उन्होंने वार्निंग दी है, इसके अंदर क्या चीज़ छुपी हुई है, क्या कहना चाह रहे हैं वज़ीर आज़म? देखिए जी, वो जो पोजीशन आज के नए ट्रैक्टर मार्च, साइकिल मार्च, लॉन्ग मार्च, ये मार्च, वो मार्च, धरना, ये सब जो चल पड़ी है ना, उन्होंने कहा अगर मैंने एक कॉल दे दी ना तो आप लोग कहीं की नहीं रहेंगे। अपोजिशन का लॉन्ग मार्च देखें, धरना देखें, वो तो निकल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या वो उसका अपना टाइम पीरियड भी क्या, 9 महीने बाद तो इंसान का बच्चा बाहर आ जाता है और वो अभी तक वो बाहर नहीं आ सके और साल हो गया इनको। और आजकल लगे हुए हैं। अगर आप किसी बंदे को दीवार से लगाओगे महंगाई महंगाई महंगाई, बड़ा उन्होंने कहा बताया कि महंगाई के क्या वजूहत क्या क्या हैं, या तो ना सिर्फ पाकिस्तान और सोल्यूशन में हो, ठीक है, मैं हम नहीं मानते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम भी इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन क्या ये अपना महंगाई जो इमरान खान ने सिर्फ अपने अवाम के लिए की है? कौन प्राइम मिनिस्टर अपने अवाम को तकलीफ में देखना चाहता है? और फिर देखें जो पूछें के जो बोल रहे हैं ना कि महंगाई महंगाई महंगाई, उनको तो इफेक्ट ही नहीं करती ना ये। लेकिन इसको ना रैशनली देखना चाहिए। महंगाई से हम चारों जो हैं कभी हमने इनकार नहीं किया, लेकिन इसकी वजूहत जाननी चाहिए, इसकी देखें। फिर देखें तो आपको जो मीडिया ब्रिगेड है, जैसे सलमान साहब बता रहे थे, सारा जो है अपना सोशल मीडिया वो इसी पे था। इसको अपने अपने माने पिला रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, ये है वो है, और मीडिया ब्रिगेड इसकी और ही तोज़िए निकाल रहा था। अब ज़रा एक अपना उन्होंने एक वन होता है, असल में होता है वन लाइनर देना। जब एक उन्होंने वन लाइनर दे दिया और उस पर जनाब साहब उस पर अब उसको अपने अपने हिसाब से वो क्या कहते हैं मातम उस पर कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने सही कहा है कि अगर आप लोग ने ये करते रहे, नहीं देखें जब हुकूमत आई पहले माह से ये शुरू हो गई, ये हुकूमत नाकाम, और फिर आज 3.5 साल हो गए, ना इनका धरना आ रहा है, ना इनका लॉन्ग मार्च आ रहा है। तो तंग अहमद बजंग अहमद उन्होंने कहा कि अगर मैंने ये कॉल दे दी तो फिर आप लोग कहीं खड़े नहीं होंगे, उस वक्त से आप बचें। और अपना अपोजिशन को भी सोचना चाहिए कि मुल्क हमारा कोरोना का 3 साल है, कोरोना का से हमारी इकॉनमी मुतासर हुई है। फिर अपना जो कर्जे आप लोग ले गए थे 30 सालों में, उनकी पेमेंट हुई है। तो ये सारा ये जितनी महंगाई आई है इसका जिम्मेदार इमरान खान है। बिल्कुल ठीक, ये 3.5 साल के जिम्मेदार है। इसके पीछे बहुत बड़ी अपना ना हुकूमतों का उनका भी हिस्सा है। बिल्कुल सही। अगर वो उस वक्त वो स्टेप लेते, इतने कर्जे ना लेते तो शायद ये वक्त ना आता। लेकिन बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर मैं आ गया तो फिर ना कहना। बिल्कुल ठीक है। क्या वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जी बड़ी बातें हो रही हैं, डील हो गई, तो नवाज शरीफ आ जाए ना, डील हो गई है तो देखिए, वो तो हमने पिछले 1-1.5 माह में इस प्रोग्राम के अंदर कई दफ़ा इसका पोस्टमार्टम किया है और ये कहा कि किसी किस्म की कोई ढील जो है वो इन अपोजिशन जमातों के साथ नहीं तय हो रही,
ना सिर्फ हुकूमत की सतह पे बल्कि एस्टैब्लिशमेंट की सतह पे, ये तो हमने कहते रहे। और वो जो लोग कहते थे डील हो गई है, जो मीडिया ब्रिगेड माशाल्लाह कहता था कि बस अब आए और अब आए, उनसे पूछे ना कि कहाँ है नवाज शरीफ साहब। अब तो राना सनाउल्लाह साहब ने वीडियो बयान जारी कर दिया और ये कहा कि नवाज शरीफ साहब आप पाकिस्तान ना आए, आपकी पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पर बैठे वहीं पर सियासत करें, जब हालात ठीक होंगे फिर देखी जाएगी। एक बात देखिए, जब आप हुकूमत में होते हैं ना तो हुकूमत में आपके बेशुमार लिमिटेशंस होती हैं, आपके हाथ बंधे होते हैं, आप बहुत सी बातें नहीं कर सकते। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो फिर आपके पास बड़ा एक पूरा मैदान होता है जिसके अंदर आप एक सियासी मैदान से जा सकते हैं। इमरान खान साहब एक पॉपुलर पॉलिटिशियन है, उनकी बात को लोग सुनते हैं, इसलिए जब वो ये कहते हैं ना कि अगर आप ये समझते हैं कि मुझे इक़्तिदार से बाहर निकाल सकते हैं और 3.5 साल से आप वक्फे से मुझे बाहर निकाल रहे हैं और वक्फे से आपको कामयाबी की बजाय नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है, उस तनाजुर में उन्होंने कहा कि अगर मैं बाहर निकल गया तो याद रखना मैं इक़्तिदार से ज्यादा अपोजिशन में तुम्हारे लिए खतरनाक साबित होगा। और बड़ा वाज़े इशारा था उन अपोजिशन जमातों को जो नवाज शरीफ इमरान खान को टारगेट करना चाहते थे और उनका ख्याल था कि हम इमरान खान को घर भेजने वाले हैं। अब आप देखिए, ये कहते हैं कि जी इमरान खान की पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है, ये कहते हैं जी इमरान खान के पीछे कोई लोग नहीं है, ये कहते हैं जी इमरान खान अपनी अहमियत खो चुका है, ये कहते हैं कि इमरान खान के साथी उसको छोड़ रहे हैं, ये कहते हैं कि जी इमरान खान जो है ना कोई एस्टैब्लिशमेंट निकालना चाहती है। उसी तनाजुर में रख के उन्होंने कहा है कि जब मैं बाहर निकलूंगा तो याद रखना ये सब लोग मेरे साथ खड़े होंगे और मैं आपकी सियासत को बुरे तरीके से एक्सपोज करूंगा। एक कॉन्टेक्स्ट में दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो दो सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बातें की हैं, एक उन्होंने बड़े दर्द दिल के साथ जुडिशरी के सामने ये रिक्वेस्ट रखी है कि खुदारा पाकिस्तान में अदालती निज़ाम, इंसाफ का जो निज़ाम है उसके आप कस्टोडियन हैं, आप उसको इम्प्रूव करें, डेली बेसिस पे लेके चले। अगर आप लेके चलेंगे तो इस मुल्क के अंदर ये इंसाफ के निज़ाम की बुनियाद पे माशरा कायम रह सकता है, वो चलेगा तो आपका माशरा चलेगा। अगर आप इंसाफ का निज़ाम नहीं रखेंगे तो फिर उसके नतीजे में बेशुमार मसाइल जो पैदा हो रहे हैं उससे फिर निमटना बड़ा मुश्किल है। और आखिरी बात उन्होंने ये की है, देखिए हुकूमत में कोई बंदा बटन दबा के मामला सही नहीं कर सकता, आपको गलत को गलत कहना होगा। यह नहीं हो सकता कि आप एक चीज के बारे में जिसके बारे में सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं कि कौन लोग करप्ट हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, उनके बारे में अगर लोग भी अपना रवैया नहीं तब्दील करते, माशरा उनके बारे में अपना रवैया नहीं तब्दील करता। उन्होंने मीडिया ब्रिगेड की तरफ इशारा किया, आपको याद है उन्होंने कहा कि सारे कहते थे कि जी नवाज शरीफ साहब की आज़ादी इजहार जो कि कन्विक्टेड था उसकी आज़ादी इजहार, तो उन्होंने कहा कि बाकी जेलों में से भी लोगों को छोड़ देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि काफी उन्होंने खुलकर अपनी बातें की और इमरान खान साहब आपको पता है लगी लपटी रखने की बजाय बराह रास्त और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की आदमी है। एक बात कल एक दफा फिर वजीर आजम ने एक बात दोहराई कि चाहे कुछ हो जाए वो लुटेरों से जो है मुफाहमत नहीं करेंगे, वो इस मुफाहमत को गद्दारी समझते हैं। राणा साहब एक बात तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वाजे कर दिया, उनके बारे में ये राय थी, आम राय थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को अगर बाहर निकालने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ कोई साजिश की गई तो फिर वो दूसरे सियासतदानों की तरह नहीं, वो दूसरे सियासतदानों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो गई। तो इस राय का इज़हार जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद ही जो है वो कर दिया है। असल में ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान करप्शन के बयानिए के ख़िलाफ़ 2018 के इंतखाबात में हुकूमत में आए हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हैं और 3.5 साल उन्होंने इस बयानिए के लिए अपोजिशन का हर किस्म का शफीक सब दबाव जो है वो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जो है वो बर्दाश्त किया है। और अब एक बात उन्होंने फिर वाज़े कर दी है कि वो अगर अपोजिशन में जाएंगे, अगर हुकूमत से बाहर जाएंगे तो फिर बाहर जाकर भी वो अपना ये जो बयानिया है करप्शन के खिलाफ इसको किसी सूरत जो है वो वापस नहीं लेंगे। और एक जो बड़ा फ़र्क है इमरान खान में और दूसरे सियासतदानों में वो ये है कि दूसरे जो सियासतदान हैं जिनमें नवाज शरीफ हैं, जिनमें जरदारी हैं या दीगर जो इन ख़ानदानों के अफराद हैं, उन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। और इमरान खान जो हैं जब इक़्तिदार से बाहर भी होंगे तो उनके ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं होगा, उनकी कोई कमज़ोरी नहीं होगी। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि वह देख लें कि मैं अगर बाहर निकलता हूं तो ज़्यादा जो है वो मैं ख़तरनाक हूँ। तो और दूसरा आपकी इजाज़त से वो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सियासत के अंदर हमने देखा कि बड़ा सियासतदान वही है जो हर किस्म के हालात के लिए खुद को तैयार रखे। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद को वाज़े कर दिया है कि वो हर किस्म की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। बिल्कुल 3.5 साल हो गए, 4.5 साल होने वाले हैं। अपोजिशन डे 1 से लगी हुई है कि इमरान खान को गिराने में, हुकूमत गिराने में। यानी उनका सुबह अपना वो नाश्ते के बाद और रात 12 बजे तक यही होता है कि अब हुकूमत गई, अब तब गई। और उनका ख्याल था कि वो ना इमरान खान को अंडर प्रेशर कर लेंगे। तो ये जो बयानी आया खान साहब का, ये उनके लिए एक ताज़ियानी नहीं है कि भाई
मैं अंडर प्रेशर नहीं आऊंगा। देखें इसका इससे कोई सबक सीखेगी अपोजिशन? एक जुमला आप ज़रा मुलायजा करें, वज़ीर आज़म ने जो कल कहा है, वो कहते हैं कि जी लावा पक रहा है, ठीक है ना। जो कल जुमला उन्होंने कहा कि लावा पक रहा है लोगों के अंदर, मैंने सब बाहर निकल के लोगों को आपकी तरफ मुतवज्जा करना है। जो कल का असल बात है कि मैं निकलूँगा, लोगों में लावा पक रहा है, लोगों के अंदर मसाइल मुश्किलात के हवाले से वो उस मुजरिम को तलाश करना चाहते हैं जिसकी वजह से ये हालात हैं। तो मैंने जब उनको आपका असल चेहरा दिखाया तो आपके लिए छुपना मुश्किल हो जाएगा। एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, कल मरियम साहिबा का बयान आया इस पर, उन्होंने कहा है कि जी सामान उठाएं और घर जाएं। तो मरियम साहिबा 3.5 साल से घर ही भेज रही है। नहीं, मरियम साहिबा ये सामान उठाएं और घर जाएं, ये नवाज शरीफ नहीं है कि जो अपने एसेट्स उठाएंगे, अपने कारोबारी मुफादात को उठाएंगे, अपनी दौलत को उठाएंगे, अपने जो वसाइल हैं उनको उठाएंगे, वो पहले ट्रांसफ़र करेंगे, फिर वो इसाकडार जैसे को बाहर भेजेंगे, फिर अपने अकाउंट सेटल करेंगे, फिर अपना सामान जो है वो जाली रसीदें बनाएंगे, वो जाली सर्टिफिकेट बनाएंगे और जाएंगे। इमरान खान के पास क्या है? इमरान खान के पास तो कुछ भी नहीं है समेटने को। इमरान खान के पास तो अगर कुछ है तो वो अवाम की ताकत है। अब इमरान खान के पास अगर कुछ है तो वो सिंपली उसका वो बयानिया है जो चोरों और डाकुओं के खिलाफ है। इमरान खान ने कौम को सिखाया क्या है? पहली दफ़ा तो कौम को ये पता चला है कि चोर किसे कहते हैं, डाकू किसे कहते हैं, करप्ट किसे कहते हैं, मुकाबले के ऊपर खड़ा किसे होना किसे कहते हैं, मुश्किलात के सामने खड़ा होना किसे कहते हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम किस तरह बुलंद किया जाता है। तो आप समझती हैं कि जी अब इमरान खान सामान उठाए, इतना आसान नहीं है। ये सामान जो है ये 5 साल के लिए 20 करोड़ अफराद ने इमरान खान को मैंडेट की शक्ल में दिया है। इस मैंडेट को आप तस्लीम करें, ये भूल जाएं कि इमरान खान को इतनी आसानी से जो है वो घर चले जाएंगे। खास साहब ना कोई कामा बनाया, ना कोई जायदाद बनाई, ना एवन फील्ड बनाया, और ना ही उन्होंने ना अपना कोई बिलावल हाउस बनाए, बिल्कुल ना ही अपना जो मौलाना फजल रहमान की तरह आमदन कोई नहीं है, और असासे देखे उनके बिल्कुल ऐसे वो क्लीन एंड नीट हैं। बिल्कुल ऐसे। सदाकत अली अब्बासी साहब आप पीटीआई के रहनुमा हैं, हमारे साथ रुकन कौमी असम्बली है, वो हमारे साथ हैं। अब सदाकत साहब, हमने ये सारी चीज़ें तो कर ली, एक चीज़ जो हम आपस में अभी नहीं कर पाए वो ये कि वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि भाई मैं ये सारी बातें पार्लियामेंट में करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पे तो सारे एनआरओ ज़्यादा बैठे हुए हैं, वो इस अवामी मसाइल पे बात ही नहीं करने देते। तो इस पार्लियामेंट का फ़ायदा क्या है जैसे अवामी मसाइल पे बात ही नहीं वज़ीर आज़म कर सकता? ये तकरीर बेसिकली उनकी पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी जो आवाम से खिताब है, लेकिन वो पार्लियामेंट में माहौल नहीं है, वो बदतमीजी करते हैं, और वो मतलब उनका टारगेट एक ही है कि कहीं किसी तरह प्रेशराइज करके तो जो उनके पे केसेस हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जाए। आधे इधर भागे हुए हैं, आधे भागना चाहते हैं। तो ये एक अलमिया है इस मुल्क का कि इस मुल्क की सियासी पार्टियां जो है वो करप्शन ज्यादा लोगों के कंट्रोल में। ठीक है सर, ये बताइएगा कि बयानिया जो है वज़ीर आज़म का और आपका ये है कि करप्ट लोगों को शिकंजा डाला जाए, लेकिन 3 साल में अभी तक कौम बस देख रही है, कोई अभी तक रिजल्ट नहीं आया इस हवाले से। जैसे वज़ीर आज़म ने अब तक बताया अपने खिताब में कि जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए महंगे से महंगा और बड़े से बड़ा वकील करना कोई मसला नहीं है। जाहिर है उन्होंने तो अरबों खरबों बचाने, 1-2 करोड़ 3 करोड़ उनके लिए फीस देना तो कोई मसला नहीं है। जबकि सरकार के पास जो वकील होते हैं जाहिर है उनकी एक लिमिटेशन है, लिमिटेड उनके पास फीस भी होती है, और वो जाहिर है वो उस तरह टॉप का प्रोफेशनल उस तरह नहीं होता जिस तरह का एक मुल्जिम या मुजरिम का होता है। बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब। खालिद साहब, मुराद सईद साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली को एक ख़त लिखा है, और उस ख़त में उन्होंने कहा है कि जी पंजाब के अंदर कम से कम 52,000 और KPK में कम से कम 32,000 ऐसे अफराद जेलों के अंदर हैं जिनके ऊपर मुर्गी चोरी, ये मामूली किस्म के जो जराइम है ना, ये लागू होते हैं, और वो बेचारे कई सालों से जेल में हैं, ना उनकी कोई सुनवाई हो रही है, ना उनकी कोई बात सुनी जा रही है, ना वो बाहर आ रहे हैं, ना उनके पास वकील है, ना अदालतें उन्हें तलब कर रही हैं। जो वज़ीर आज़म ने भी कल बात की है कि अदालतें इस तरफ तवज्जो दें, सर ये कैसे, ये मेरी वो बात देखिए, एक शख्स जिसके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि ये ना सादिक है ना अमीन है और इसने कौमी ख़जाने को भी नुकसान पहुँचाया, वज़ीर शहबाज शरीफ के लिए और बाकी इन लोगों के लिए अदालतें छुट्टी वाले दिन भी लग जाती हैं। इन लोगों को अदालतें शोर मचा के इन्हें बाहर भेजें, इनकी जान को ख़तरा है,
तो सर ये मुल्क मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान क्या ऐसे लोगों के लिए बना था कि इनके लिए तो अदालतें बिछ जाए, रेड कारपेट हो जाए, और एक मुर्गी जोरी जैसे गरीब आदमी जो है वो अपने जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा भुगतता रहे? ये देखिए राणा साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल अपनी गुफ्तगू में इस हवाले से भी इशारा दिया है कि वो पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जो जस्टिस जो प्रोग्राम है, जो निज़ाम है, उसके अंदर जो है वो इस्लाहात जो है वो लाना चाह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर इस हवाले से आपको अच्छी खुशखबरी जो है अब वो भी मिलेगी, जिसमें जो अमीर और गरीब के लिए अलग अलग शफीक साहब पाकिस्तान के अंदर कानून है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसको भी बदलने जा रहे हैं। और 6000 के करीब जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर नई तरमीम जो हैं अब वो नाफज की जा रही हैं। और उसका जो निज़ाम है, जो इंसाफ का जो निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर, उसको स्पीडी बनाने के लिए भी बाज़ तरमीम जो हैं उसमें तजवीज़ की गई हैं, ताकि इसका जो है फैसले जो हैं अदालतों के अंदर वो जल्द हो सकें। और एक और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बात की है कल अपनी गुफ्तगू में कि देखिए कि अदालतों को ये जो शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो नैब की अदालतों के अंदर 8 अरब रुपए के जो केसेस चल रहे हैं, और अब FIA ने जो चलान दिया है उसमें 16 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इन केसेस का जो है वो फैसला डे टू डे हेयरिंग की बुनियाद पर जल्द फैसले होंगे, तो फिर लोगों को यकीन होगा कि पाकिस्तान में इंसाफ होता है। बिल्कुल ठीक है। पीपल्स पार्टी ने आज से डिविजनल सतह के ऊपर ट्रैक्टर मार्च शुरू कर दिया है, तो हम तो ये समझ रहे थे कि पूरा मुल्क जाम हो जाएगा, कोई मार्च इस तरह का होगा। ये किस तरह का मार्च है ये? राणा से पहले मैं जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना कि अदालत से कहा था कि मुल्क पर रहम करें, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन देखें लाखों केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं। और प्रायोरिटी किसको मिलती है? TIP जो डिक्लेयर्ड चोर हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है, इनको प्रायोरिटी मिलती है। और जो जिनके बेचारे को लाखों केस पड़े हुए हैं वो तारीख पे तारीख। तो अदलिया का बड़ा एहतराम करते हैं, अदलिया है तो मुल्क चलेगा, लेकिन इस तरफ भी तवज्जो दें। जो डिक्लेयर्ड आपने खुद किया हुआ है, कम अज़ कम उनको वापस आने की तो कुछ करें ना आप। अच्छा, फिर आपने कहा पीपल्स पार्टी का ना मुल्क डिविजनल ट्रैक्टर मार्च, बड़ा आपने तंजिया उसको फिगरा दिया है। सॉरी सर, काजी साहब, आई एम सॉरी। आप देखें, मैंने ही अपने हाथ से लिखा है। लेकिन डिक्टेशन तो किसी और की है ना सर। पूरे मुल्क में ना 37 डिवीजन है, जिसमें अपना जो कंट्रोल एरिया मिला के सारे। अब 37 डिवीजन में अपना अगर ये एजेंसियां या ट्रैक्टर करेंगे तो क्या जंगल में मोर होता है? किसने देखा? ये इसलिए क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इनके पास कोई अफरादी कुव्वत नहीं, इनके पास अवाम नहीं है कि लॉन्ग मार्च के लोगों को दिखा सकेंगे, मीडिया को दिखा सकेंगे हम ये लोग हमारे साथ हैं। ये सिर्फ बस प्लेइंग टू द गैलरी कि भाई हम एक खाना पूरी कर रहे हैं। कहाँ बिलावल का था कि हम जी सिंध से मज़ार कायद से शुरू होंगे और इस्लामाबाद आएंगे और वहाँ ये होगा वो होगा और हुकूमत के खात्मे तक हम बैठे रहेंगे। और कहाँ ये ट्रैक्टर मार्च पे आ गए? ट्रैक्टर मार्च में एक ट्रैक्टर में कितने लोग बैठ जाएंगे? 5-6। अब ये अगर 37 डिवीजनों में ये कर रहे हैं, और 37 डिवीजन कर रही है, टोटल जो है 20-22 डिवीजनों में कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के डिवीजन में कर भी नहीं रहे, बहुत सारे उन्होंने डिवीजन छोड़ दिए हैं। तो ये बस ये टामुक टोलियाँ मार रहे हैं और इन्होंने साबित कर दिया कि अवाम के साथ नहीं। अगर अवाम साथ होते तो फिर ये लॉन्ग मार्च कहते, अवाम साथ होते तो फिर ये धरना देते। बिल्कुल। और गाड़ियों को, ट्रैक्टरों का मशीनी मार्च करने से ना कोई तब्दीली आती है और ना कोई लोग आपके सुनेंगे। ठीक है। ये जो ट्रैक्टर मार्च है, सड़कें ठंडी है, पैदल नहीं चला जा सकता, क्या चक्कर है? असल में ट्रैक्टर मार्च का मतलब ये है कि कुछ नहीं करना, कुछ ठीक है, पुरानी तनख्वाह पे काम करना है। देखिए, जिन्होंने तहरीकें चलानी होती है ना, उसका समय कुछ और होता है, और उसका आपको पता है ना, पहला परसेप्शन ही लास्ट परसेप्शन होता है। ये पूरा परसेप्शन पीपल्स पार्टी का ये बन रहा है कि पीपल्स पार्टी किसी किस्म की कोई अवामी मुज़ाहमत करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक शुगल मिला है, इंतखाबात के तनाजुर में जब आगे जाना है तो उसके लिए अपने लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश है। हुकूमत पे थोड़ा सा दबाव डालना है, इस्टेब्लिशमेंट पे थोड़ा सा दबाव डालना है, अपने मर्जी का कुछ नतीजा निकालना है और अपने आप को एक मुतबादिल कुव्वत के तौर पर पेश करना है, एक बात। और वो ये बताना चाहते हैं कि बुनियादी तौर पे हम हैं अपोजिशन, हमसे रब्ता करें, हम एक मुतबादिल कुव्वत के तौर पे मौजूद हैं। हुकूमत गिराना उनका एजेंडा ही नहीं है। और किसको मुखातिब है ये? किसके? सर उन्हीं को मुखातिब है जिनसे जरदारी साहब के बड़े शानदार किस्म के राब्ते रहे हैं, जिनको वो कहते थे कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब आजकल उन्हीं के साथ ही वो ज्यादा पाए जाते हैं ना। सवाल ये है, हम जाने वाले नहीं। हाँ, हम जाने वाले। सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त एक चीज में बिल्कुल क्लियर है कि हमने अपने आप को ना तो नवाज शरीफ की सियासत के अंदर डालना है,
ना हमने एस्टेब्लिशमेंट से कोई टकराव की पॉलिसी की तरफ जाना है और ना हमें अवाम को इस हद तक मोबिलाइज करना है कि कोई बड़ा बुरहान पैदा कर दें। बिल्कुल ठीक क्योंकि है। उनको ये पता है कि अगर बुरहान पैदा होगा तो उसका नजला फिर सिंध हुकूमत पर भी आएगा ना सर। ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ आप एक जगह पे जाकर शोर मचाएं और आप पुरअमन तरीके से रहें। मैं आपके मोहल्ले में आके फायरिंग करूं और उसके बाद मैं कहूं कि मेरा मोहल्ला बड़ा पुरअमन रहेगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। इसलिए पीपल्स पार्टी को बस इसी मामले में देखें और एक बल्कि इसकी परेशानी मैंने पिछली दफा भी कहा था कि सबसे ज्यादा परेशानी पीपल्स पार्टी के बारे में अगर कहीं पाई जा रही है तो वो हुकूमत में नहीं पाई जा रही, एस्टेब्लिशमेंट में नहीं पाई जा रही। वो सबसे ज्यादा बेचैनी मुस्लिम लीग नून के अंदर है और वो ये सोच रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी खेल क्या खेलने की कोशिश कर रही है। उन्हें जरदारी साहब के कार्ड ही समझ नहीं आ बिल्कुल ठीक रही। है। खालिद साहब, आज जंग में तारिक भट्ट साहब हैं, उनका एक तजिया छपा है और वो ये कहते हैं कि अपोजिशन में जो नई सबबंदियाँ हो रही है, नंबर्स बनाने की असल जंग चल रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में नंबर्स बनाने की जंग चल रही है। तो नंबर्स की गेम में इस टाइम कौन कहाँ खड़ा हुआ है वैसे? अच्छा, देखिए कि वो सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रहे। अगर सारी खबर आप देखें तो वो उसमें JUI को भी शामिल करते हैं। मसलन एक उन्होंने करैक्टर जो है वो डिस्कस किया है नूर आलम खान, कि नूर आलम खान जो हैं वो अपनी पार्टी से नाराज़ हैं। गो उन्होंने कोई फैसला तो नहीं किया कि आइंदा वो किस पार्टी में जाएंगे या इसी पार्टी में रहेंगे, लेकिन फिर भी जो है वो क्या सराइयाँ जो हैं वो हमारे सहाफ़ी हजरात जो हैं वो अपनी ख़बरों में करते रहते हैं। तो उसमें नूर आलम खान के बारे में उनका ये कहना है कि उनको जो है वहाँ पर KP के अंदर जो है वहाँ पर तो देखिए कि JUI के ने अच्छे नतायज हासिल किए हैं, तो पीपल्स पार्टी तो उस तरह नतायज हासिल नहीं कर सकी। तो हो सकता है कि वो अगला इलेक्शन जो है वो JUI की तरफ जाकर लड़ सकते हैं। लेकिन असल मामला यह है कि वहाँ पर जो सिटी मेयर मुंतखब हुए हैं वहाँ पेशावर के अंदर शफीक साहब, उनके जो वालिद मोहतरम हैं और मौलाना फजलुर रहमान के जो समदी हैं वो इस हलके से इलेक्शन लड़ते हैं। तो JUI की तरफ से जो है वो तो कोई चांस नज़र नहीं आता कि नूर आलम जो है वो JUI में शामिल होकर अगला इलेक्शन लड़ें। और ये भी सुना है कि एक तजवीज़ जो है JUI की क़यादत ने यह भी दी है कि आप MPA का इलेक्शन लड़ लें, लेकिन वो नूर आलम किसी सूरत ज़ाहिर है 2 बार वो MNA हुआ है, वो कैसे जो है वो वहाँ पर MPA का इलेक्शन लड़। इस तरह मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ जो है नूर आलम ने कोई इस तरह का जो फैसला है जो पीपल्स पार्टी या PTI में जो JUI में जाने का किया, अभी तक सिर्फ क्या सराहियाँ हैं। ठीक है सर, ये पीपल्स पार्टी जो है क्या फैसला कुन इंतखाबी नताइज हासिल करने की पोजीशन में है? हाँ बिल्कुल है। जो पीपल्स पार्टी का अपना इलेक्शन होता है ना, पार्टी इलेक्शन, उसमें पार्टी इलेक्शन जरदारी साहब इसको खड़ा कर देंगे वो जीत जाएगा। वो कहते हैं ना खंबे को खड़ा करें। जो पीपल्स पार्टी के अंदर इलेक्शन होते हैं उसमें खंबे को खड़ा करें, यकीन माने आप यकीन नहीं करेंगे, हंस रहे हैं, वो बंदा जीत जाएगा। लेकिन जहाँ तक जनरल इलेक्शन की बात है, जनरल इलेक्शन में भूल जाए, जनरल इलेक्शन में फैसला करना है अवाम ने। वो जरदारी साहब ने फैसला नहीं करना कि भाई इसको उसको इलेक्ट कर लो। अगर अवाम पे इनको एतबार होता, अगर अवाम के साथ होते तो ये ट्रैक्टर मार्च के बजाय ये अपना अवामी मार्च निकालते। हमने बेनज़ीर का मार्च देखा, खालिद साहब ने देखा, आपने देखा होगा। बेनज़ीर के लॉन्ग में जब हमने कवर भी किया और देखा कि वहाँ हज़ारों लोग होते थे और जो कुछ नवाज शरीफ साहब ने उन पर जुल्म किया वो भी हमने देखा है। तो भाई जरदारी जितना पीपल्स पार्टी को जरदारी ने डुबाया है ना, और किसी ने डुबाया। उन्होंने पीपल्स पार्टी की वो असास ख़त्म कर दी। वो था ना भुट्टा का नारा आवाम का, वो ख़त्म कर दिया। अब उसका ये वो बस वो कहते हैं ना इसकी पॉलिटिक्स समझ नहीं आती। कोई PhD चाहिए, इसकी PhD नहीं चाहिए, ये टेमेबाज है। भाई वो इसको ये भेज दिया आपको, वही भेज दिया आपको, वो भेज दिया। तो ये कोई सीरियस सियासत नहीं कर रहा है। यानी जिसको अपना बेनज़ीर ने अपना कातिल ज़ाहिर किया था उनके साथ मिल गए थे। फिर आगे क्या है? फिर ये देखें कि ये सिर्फ करते हैं सियासत अपने इक़्तिदार के लिए। और सलमान ने ठीक कहा कि भाई ये दिखाते हैं उनको भाई कि मैं भी हैं वहाँ। ये सारी एफर्ट जो हो रही है ना, ये मैं भी हाँ के हो रही है। और फजलुर रहमान साहब की बात किया आपने। फजलुर रहमान साहब को जब ये उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि फजलुर रहमान क्यों साथ रखा, उन्होंने कहा वो पास्कू गए। मैं कहा पास्कू क्या मतलब? कहते हैं वज़न जब करते हैं ना तो उसको बैलेंस करने के लिए वो एक छोटा सा पत्थर लग देते हैं कि आपका तराजू बैलेंस हो जाए। मैं क्या ये अब जो हुआ है अपना, जैसा खालिद साहब ने इशारा किया, KP में उनको मेजॉरिटी में अपना जो मेयर अब तक हुए उनकी मेजॉरिटी आई, तो क्या करेंगे? कहता है यही तो मसला है। अब वो उनके लोग कहते हैं कि भाई अगर मार्च शुरू करना है तो आप जो करना है आप पंजाब से शुरू करो। हम यहाँ से कैसे अपनी हुकूमत के खिलाफ जाएंगे, कैसे लोग हम भेजेंगे? कल हमारे ही गले पड़ जाएगा। तो ये इनका मार्च, ये इनके तौर तरीके, ये बस अजीब सी खिचड़ी सी पक गई है। इस खिचड़ी में क्या किसको क्या फ़ायदा मिलेगा? ये ना फजलुर रहमान क्लियर है और ना नून लीग क्लियर है। नून लीग का देखे शहबाज शरीफ और तरफ जा रहा है, मरीम और तरफ जा रही है,
नवाज शरीफ और तरफ जा रहे हैं, पंजाबी किया है ना कड़मस पाया गया जी। ये राणा साहब एक कामयाबी जो है काड़ा में जो डिवीजनल उन्होंने ट्रैक्टर रैली मार्च किया है पीपल्स पार्टी ने, एक कामयाबी उन्हें मिली है। और आज अखबारात में जो है वो खबर भी इस हवाले से राजा परेज अशरफ की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आया हुआ है कि उकाड़ा से एक साबिक यूसी चेयरमैन और एक चेयरमैन का जो उम्मीदवार था वो वट्टू ग्रुप के थे, वो छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। बहुत ये भुट्टो की पार्टी है, ये भुट्टो बहुत की बड़ी पार्टी है। कामयाबी है। अच्छा जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है मजहबी कार्ड जो है उसकी तरफ जा रहे हैं। अभी मौलाना साहब की बात हो रही है और उन्होंने कल तहरीक लब्बैक के उनसे मुलाकात भी की है। तो आप समझते हैं कि ये जो मजहबी कार्ड बड़ी मुश्किल से हम किसी तरह चीज़ों को नॉर्मलाइज करते हैं, लेकिन फिर मजहबी कार्ड आज सामने आ जाता है और उसकी वजह से हमने माजी में देखा है कि पाकिस्तान को कोई इतना अच्छा तासुर बाहर नहीं गया पाकिस्तान देखिए, का। मौलाना फजलुर रहमान को एक सबसे बड़ा एज मिला था मुत्तहदा मजलिस अमल के कॉन्टेक्स्ट में 2002 के इंतखाबात। उसमें उन्होंने तमाम मजहबी जमातों का इत्तेहाद बना के मुत्तहदा मजलिस अमल को कैश करवाया। अब उनको लगता यह है कि KPK के अंदर अगर उन्हें ट्रांसलेट करना है तो अकेले तो मौलाना फजलुर रहमान कुछ नहीं कर सकेंगे, और वो उसके लिए वो समझते हैं कि PMLN भी उनका साथ दे, लेकिन कुछ मजहबी जमातें जिसमें ख़ास तौर पे वो जमात इस्लामी को शामिल करना चाहते हैं, फिर तहरीक लब्बैक को शामिल करना चाहते हैं, और उनकी मदद से वो मज़हब को बुनियाद, आपको याद होगा 2002 के अंदर वो मुकद्दस किताब जो है कुरान मजीद जो है वो रख के उन्होंने कहा कि ये बस समझिए कि आपने इसको वोट देना है, ये सारा का सारा उसमें सारा पता सारा सिनेरियो। अच्छा, उनको ये पता है कि वो अगर जीतेंगे तो उनकी बुनियाद सियासी नहीं होगी, उनकी बुनियाद मजहबी कार्ड होगा, और वो इमरान खान के खिलाफ भी मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते रहे हैं, उनको यहूदी और फलां फलां एजेंट को करार देते रहे हैं। अब लोगों को अंदाज़ा हुआ है कि जिसको हम यहूदी एजेंट करार दे रहे थे वो तो रियासत मदीना का सबसे बड़ा दावेदार और अलंबरदार इस वक्त खड़ा नजर आ रहा है। तो सवाल ये है कि वो ये कोशिश करेंगे, PMLN उनके साथ होगी KPK के अंदर, लेकिन वो चाहेंगे कि जमात इस्लामी को किसी तरीके से अटैच करके और इनको तहरीक लब्बैक को साथ जोड़ के कोई अलायंस निकाल लें, क्योंकि अंस नूरानी साहब जो हैं वो जो शाह अहमद नूरानी के बेटे हैं वो तो उनके साथ पहले से मौजूद हैं। तो इस तरह से वो एक मजहबी इत्तेहाद बनाने की कोशिश करेंगे, ये उनका कार्ड होगा। इसमें वो किस हद तक कामयाब होंगे इसका फैसला बुनियादी तौर पर जमात इस्लामी ने करना है, क्योंकि जमात इस्लामी अभी तक सोलो फ्लाइट के तौर पर चल रही है। उसका ख्याल ये कि हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। और ये जो मुझे पता है खबरें हैं कि जी मौलाना फजलुर रहमान ने जमात इस्लामी से रब्ता भी किया, तो उन्होंने कहा नहीं हम किसी किस्म के इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपना इंडिपेंडेंट इलेक्शन करना चाहते हैं जो हमारी मजलिस शूरा का फैसला है। तो देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इसमें कहाँ तक कामयाब होंगे, लेकिन इत्तेहाद बने या ना बने, आप देखिएगा कि 2023 के इंतखाबात में वो मजहबी कार्ड की बुनियाद पर सियासत करेंगे अपने मुखालफिन के खिलाफ। राणा साहब ये देखें, जब भी हमारी जो सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, वो यूरोप की तरफ देखते हैं, और जब भी मौका आता है इक़्तिदार का या इलेक्शन का आता है तो वो उन्हें इशारत देते हैं कि हम मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मुस्लिम लीग नून इसमें पेश होती थी। उनके जो प्रोफेसर हैं एहसन इकबाल साहब, वो बड़े बड़े बयान देते हैं कि हम मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब मौलाना साहब जो ये करने जा रहे हैं, तो क्या इनका अपना अगले इलेक्शन में इत्तेहाद हो पाएगा कि या बीच चौराहे में हंडियाँ फुटेगी? देखिए, मौलाना साहब की जो रेप्यूट है ना मजहबी प्लेटफॉर्म के वाले से, वो मजलिस अमल उसका बेहतरीन एक अक्स है कि मजलिस अमल के अंदर जब KPK में इन्होंने हुकूमत बनाई मजहबी जमातों ने, और मौलाना ने जिस तरह फिर उसको एक्सप्लॉइट किया और जिस तरह मुशर्रफ को सेफ पैकेज देने के लिए पार्लियामेंट का इस्तेमाल किया, अकरम दुरानी के ज़रिए जिस तरह सारे मामलात को किया, तो ये बात तो आप भूल जाएं कि मजहबी जमातें जो हैं वो अब इस बार दोबारा चक्कर में आएंगी। जमात इस्लामी अपनी सोलो फ्लाइट में है, तहरीक लब्बैक को एक ये जोम हो गया कि हमारे साथ भी एक अच्छा वोट बैंक है, और पंजाब में मौलाना फजलुर रहमान की कोई से है नहीं। तो और पिशावर में उनको जो कुछ मिल गया KPK में, वो जैसे दूध को जाग लगा देते हैं ना, तो वो दही बन जाती है। अब मौलाना फजलुर रहमान का गुस्सा जो है वो दूध से दही की तरफ कन्वर्ट हो गया है, और अब उन्हें थोड़ा सा सुकून आ गया है। सो मैं ये समझता हूँ कि ये कार्ड किसी तरह भी नहीं पनपेगा। और फवाद चौधरी साहब जो एक अरसे से ये बात कह रहे हैं कि हमें मज़हब की जनूनियत के हवाले से मोहतात रहने की ज़रूरत है, और सियासत अपनी जगह पे है, मजहबी जमातें अपनी जगह पे, और सियासी जो जोड़ तोड़ होता है वो अलहदा होता है। इसे मज़हब को सियासत के साथ इस तरह मर्ज नहीं करना चाहिए, इसका हमें माजी में कोई अच्छा फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है ना।
तो मैं सर अगर इजाज़त दें तो ब्रेक ले लूँ मैं, फिर ब्रेक के बाद आपकी तरफ से ही आगाज़ कर दूंगा अगर आप इजाज़त दें तो। मैं थोड़ा सा इसी पर ही बात करना चाह रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो बड़ी सियासी जमातों को जो है वो ब्लैकमेल करने के लिए पंजाब और सिंध के अंदर जो है वो अपना शेयर लेना चाहते हैं, जिस वजह से इन मजहबी जमातों के साथ वो एक नया अलायंस चाहते हैं। ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं जी। ब्रेक के बाद आके एक बड़ी दिलचस्प खबर शेयर करेंगे। ये हमारे सत्तार खान साहब हैं, उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी छपी है कि पंजाब असम्बली के कितने अरकान गरीब हैं और कितनों ने कितना टैक्स दिया। दुख हो रहा है, ज़रा अब करते हैं इस पे बात कि किस तरह इन बेचारों की मदद की जाए, एक ब्रेक के बाद। परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। जी वेलकम बैक। खालिद साहब, मैंने आपसे कहा था मैं आपसे ही करूँगा। सत्तार खान साहब की ख़बरें में ये एक रिपोर्ट है, वो कहते हैं पंजाब असम्बली के 97 अरकान गरीब तरीन है और 69 ने सिर्फ 2000 रुपये टैक्स दिया सर। देखिए राणा साहब, ये 2 रोज़ पहले पंजाब असम्बली का 1 रोज़ के लिए जो है वो इजलास हुआ है और उस इजलास पर जो है वो करोड़ों रुपए जो हैं वो खर्च हुए हैं अरकान असम्बली पर। और जब अवान की कार्रवाई हुई तो जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं अब वो अपनी तकरीर करके जो है वो फौरी तौर पर अवान से अपनी तमाम पार्टी अरकान को लेकर जो है वो चले गए और उसके रद्द अमल में फिर जो वज़ीर कानून है पार्लिमानी अमूर पंजाब मोहम्मद बिशारत राजा, तो उनकी तरफ से यही आवाज़ उठाई गई कि देखिए कि इस इजलास पर करोड़ों रुपए तो खर्च किए गए हैं, तो आप जो हैं इसके बावजूद जो हैं यहाँ से उठकर जो हैं वो चले गए हैं। और उसमें मैं आपको बताऊं राणा साहब कि जब अरकान असम्बली की तनख्वाहों का मामला था तो पूरा अवान, ख्वाह वो अपोजिशन से उनका तल्लुक था या हुकूमत से उनका तल्लुक था, वो सारे मुतहद है अपनी मराद और तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, लेकिन किसी सूरत जो है वो अपनी तनख्वाहें तो बढ़ गई लेकिन टैक्स देने के लिए अब वो हमें आमादा नज़र नहीं आते। इनमें भी 97 अरकान जो हैं वो सत्तार खां की जो खबर है उसके मुताबिक उन्होंने सिर्फ 2000 रुपये टैक्स दिया है। और टैक्स का जो कल्चर है वो जब तक पाकिस्तान के अंदर जो है उसको हम डेवलप नहीं करेंगे, हमारे जो इक़्तिसादी मसाइल हैं और खुशहाली जो है वो मुमकिन नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा सर, जो ये कह रहे हैं कि टैक्स कल्चर अगर हमने पैदा करना है तो जो हमारे नुमाइंदे हैं वो अपने आप से आगाज़ करें ना। देखिए, शौकत तरीन ने पिछले दिनों शफीक साहब ये कहा था कि अगर आपने टैक्स कल्चर को लीड लेनी है तो सबसे पहले ये काम हमें अरकान असम्बली से शुरू करना पड़ेगा, कौमी असम्बली, सेनेटर और सूबाई असम्बली के अरकान। देखिए, अजीब तमाशा है, यानी कि इतना बड़ा लतीफ़ा लगता है कि ये बेचारे, जिसे इन्होंने लुकमे में कहा ना कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए, यानी कि इनकी हमें माली मदद करनी चाहिए। इतने गरीब लोग हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं जो लैंड क्रूज़र से नीचे नहीं उतरते, MG से नीचे नहीं उतरते, मर्सिडीज से नीचे नहीं उतरते। इनके घर देखें, इनके शाहाना अंदाज देखें, और हालत ये है कि ना ये टैक्स देने के लिए तैयार है और ना ये अपने असासे शो करने के लिए तैयार है। यानी इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी और क्या हो सकती है इस पाकिस्तान के सियासी और जमहूरी निज़ाम की शफाफियत के हवाले से, जहां हम इन लोगों को, जिन लोगों ने लोगों के लिए रोल मॉडल बनना था, जिन्होंने इस्लाहात करनी थी, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर ऐसे कवानीन बनाने थे, पॉलिसियां लेके आनी थी जिससे इस मुल्क में टैक्स कल्चर को प्रमोट किया जाता, जब वो खुद टैक्स नहीं देते तो आम आदमी जो है वो कहता है भी मैं फिर क्यों टैक्स दूं। और यहाँ तो देखिए जो टैक्स लिया जा रहा है वो जबरी बुनियादों पर लिया जा रहा है। जिन लोगों से जबरी बुनियादों पर टैक्स लेना चाहिए उनको हमने छूट दी हुई है, ये तो निजाम नहीं चल सकता। सत्तार खां के 30 साल से ताल्लुक है और वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर के तौर पर जाने जाते हैं। ये सारा उन्होंने डेटा इकट्ठा किया है ना, जो आपकी वेबसाइट में मौजूद है इलेक्शन कमीशन की या दूसरे इदारों की, ये उन्होंने अपना ना पूरा इन्वेस्टिगेट करके उनको जो एसेट्स हैं उनके एसेट्स कलेक्ट करके उनके बेस पर बताया कि ये टैक्स देते हैं, मेरा आपका टैक्स कितना घटता है।
2000, अब देखें इसमें 11 वजीर भी शामिल हैं। अब अगर ये होगा तो फिर अब जो इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है कि टैक्स, और तरीन साहब कहते हैं कि हम टैक्स नेट बढ़ाएंगे, तो भैया आप इधर तवज्जो करें ना। आप मिसाल बनाएं कि पार्लियामेंटेरियन को, पार्लियामेंटेरियन हम सब अपने कामों के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए उनकी तरफ देखते हैं ना। जब तक वो अपना टैक्स पूरा नहीं देंगे तो अवाम फिर कैसे इस तरफ आएगी? वो तो चोर रास्ते ढूंढेगी। सब एक मैं सवाल आपसे पूछा था, तो जो इन्होंने कहा ना कि हमजा शहबाज ने तकरीर की और पूरी पार्टी लेके बाहर चले गए, ये कौमी असम्बली में भी ड्रामा चल रहा है। एहसन इकबाल साहब तकरीर करते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब तकरीर करते हैं, शहबाज शरीफ साहब तकरीर करते हैं, बिलावल तकरीर करते हैं, अपनी बारी करने के बाद उठते हैं और बाहर निकल जाते हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जो स्पीकर हैं वो क्यों नहीं रोलिंग देते इसके ऊपर कि भाई अगर आपने दूसरों की बातें नहीं सुननी तो यहाँ पर फिर आपको भी बात करने का मौका नहीं मिलेगा। ये एक अजीब तमाशा अपोजिशन ने लगाया हुआ है कि खुद अपनी बात करते हैं और अपनी बात करके फिर बाहर निकल जाते हैं। तो फिर ये पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है ये कैसे चलेगी? बिल्कुल, देखिए कल वजीर आजम साहब ने क्या इंडिकेट किया कि पार्लियामेंट्स के अंदर अवामी मसाइल पे तो बात ही नहीं हो रही। ठीक है, वो कहते हैं मैं बात करना चाहता हूँ, मुझे बात नहीं करने दी जाती, वहाँ पे शोर मचा देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये पार्लियामेंट्स हैं इसमें बालादस्त तबका, इसमें जागीरदार, सरमायादार, इसके अंदर बड़े जिसे कहते हैं ना ट्राइकॉन, वो सब वहाँ जाके बैठ गए हैं। आपका चीनी की मिलें चलाने वाले अरकान असम्बली, घी की मिलों के मालिक अरकान असम्बली, आटा मिलों के मालिक अरकान असम्बली, ठीक है। जब वो खुद वहाँ बैठे होंगे तो किसी गरीब आदमी तक सस्ती चीज़ पहुँचाने की कानून साजी कैसे हो सकती है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि 97 गरीब अरकान ने सिर्फ 1,82,000 टैक्स दिया टोटल। भाई इतना टैक्स तो वो बेचारा आदमी जो मजदूर है ना, जिसकी तनख्वाह 30-40 हज़ार है, वो दूध खरीदने में जाए, दही खरीदने का डब्बा खरीदे और ये खरीदे, उसमें पूरा हो जाता है। हम चारों जो हैं, अगर हम चारों की इकट्ठी की जाए टैक्स रेवेन्यू चंद दिनों का, तो इससे ज्यादा बन जाती है। 25 लाख हम चारों टैक्स दे रहे हैं। ठीक है ना, तो यार हमारा क्या कसूर है भाई? हमें अरकान असम्बली बना दो, ठीक है, और वो इधर आके प्रोग्राम कर ले। अगर आपने शफीक साहब एक जुमला देखें, अरकान असम्बली होते क्या है? अरकान असम्बली कौम के नुमाइंदे होते हैं। दे आर आवर फेसेस, वो हमारा चेहरा है। और अगर हमारा चेहरा 1,000 रुपए दे रहा है तो यार हम कैसे बाकी लोगों के ऊपर किसी चीज का वो कर सकते हैं? मैं तो ये कहूंगा मिलाएं चंदा और इन बेचारे 97 अरकान के लिए मदद के लिए कोई मुहिम चला दें यार, कि इनको कुछ पता चल जाए। आप चंदा की बात कर रहे हैं, ये आपकी सोच से ज्यादा अमीर हैं। इनका लाइफस्टाइल देखें, आपकी सोच से ज्यादा कहीं आगे, जितनी इनकी इनकम है। तो ये गरीब नहीं है, बस ये है कि अपना टैक्स को अवॉइड करते हैं। और ये नहीं तो हमारे जो इदारे इधर क्यों तवज्जो देते हैं? स्पीकर सूबाई असम्बली, स्पीकर कौमी असम्बली जो है, और फिर और बाकी इदारे क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट करते कि 1,000 रुपए टैक्स किस तरह दे सकता है एक बंदा? ये राणा साहब, ये जो हमारे कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है इन्होंने टैक्स बचाने के लिए क्या किया हुआ है? खुद को इनके जो कागजात नामजदगी हैं, मैंने ये सारे कागजात नामजदगी इनके निकलवाए थे जब इन्होंने फाइल किए थे, तो इन्होंने अपने आप को काश्तकार जो है वो शो किया टैक्स बचाने के लिए। तो हमारी असम्बलियों के अंदर भी ज्यादा जो अरकान असम्बली हैं वो काश्तकार हैं। वो तो हमेशा पंजाब के अंदर हमने देखा कि जरी टैक्स की राह में सबसे बड़ी रुकावट ये है। राणा साहब, जरी टैक्स की बात, इनकम टैक्स की बात हो रही, जो उनकी इनकम है, जो लाइफस्टाइल है उनका, जिससे वो रह रहे हैं, घर गाड़ियां, ये उस पर टैक्स है। एग्रीकल्चर का टैक्स में शामिल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आपके तो जो कुत्ते हैं वो फ्रांस से मंगाया हुआ खाते हैं। हमजा साहब का मैं पढ़ रहा था, वो बर्फानी शेर लेके आए थे और उसके लिए फिर एयर कंडीशन केजेस बने, सारा कुछ बना, और आप 1,000 रुपए वो देते हैं। अच्छा जी, नुसरत गनी साहिबा हैं बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन, और उनका एक बयान सामने आया कि मुझे मुसलमान होने की वजह से वजारत से हटाया गया। और फिर सईदा वारसी साहिबा का भी इस पे बयान आ गया कि वक्त आ गया कि इस्लामोफोबिया पर नुसरत गनी की आवाज़ सुनी जाए। तो जो लोग तालिबान के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं जी ये करें, इंसानी हकूक़ के, उनका अपना अगली चेहरा ये है। देखिए, बरतानिया हमेशा इंसानी हकूक़ की और सेकुलर की बात करता है कि रियासत का कोई मज़हब नहीं है। लेकिन नुसरत गनी साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया बहुत सीरियस है, इसको प्रूव होना चाहिए कि ये क्यों हुआ है। उनको वजारत से हटाया गया, इसका अभी तक ना हुकूमत किसी को वर्जन नहीं आया। लेकिन ज़ाहिर है वो एक जिम्मेदार हैं नुसरत गनी साहब, उन्होंने जो किसी बेस पे ही बात की होगी। तो इसमें ना हमें बरतानिया के, यूरोप के 2 चेहरे नज़र आते हैं। एक चेहरा वो है जो कि ना अपने इंसानी हकूक़ के लिए, अपने लोगों के लिए बात कर, दूसरा है वो जो मुसलमानों के लिए बुग़्ज़ रखते हैं। तो ये बुग़्ज़ है उनका। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल से। अच्छा सर, आज रोजनामा डॉन का जो है इदारिया है, और उस इदारिये में उन्होंने मुआशरे में बढ़ते हुए इंतहापसंदी के रुझानात में इजाफा की जानिब इशारा किया है। रियासती हुकूमती सतह पर इंतहापसंदी से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया है, और एक पॉलिसी दरकार, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में है, सबको इस एड्रेस करती है। देखिए, बुनियादी तौर पे तो माशरे में जो सियासी बुनियादों पर, समाजी बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों पर इंतहा पसंदी बढ़ रही है, एक्चुअली उसको इंडिकेट किया गया कि इसके ऊपर हमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आ गई है, हमारा नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है, हमारे पास साइबर क्राइम के कॉन्टेक्स्ट में इशूज़ मौजूद हैं, हमारे पास पैगाम पाकिस्तान जैसा डॉक्यूमेंट मौजूद है। यानी अब वो कह रहे हैं कि हुकूमत को इस सारे मामले में लीड लेते हुए नज़र आना चाहिए कि जो एक्सट्रीमिज़म है इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और हुकूमत उसमें वाज़े तौर पे अपना एक रोड मैप दे, एक्शन प्लान दे, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी में पॉलिसी में कहा गया है। लेकिन अब उस पर अमल दरामद करने के लिए लीड लेनी पड़ेगी, तब जाके हम इन चीज़ों को डील कर सकेंगे। क्योंकि अगर एक्सट्रीमिज़म को नहीं रोका गया तो फिर आपकी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेंगे। क्योंकि एक्सट्रीमिज्म में जो लोग रियासत की रेट को चैलेंज करते हैं, अगर उनसे हमने समझौते करने हैं, उनके ऊपर हमने जरा थोड़ा सा हाथ होला रखना है, उनको गुड एंड बैड के अंदर हमने देखने की कोशिश करनी है, तो फिर एक्सट्रीमिस्ट जो है वो अपने आप को ज्यादा ताकतवर बना लेते हैं। तो मेरा ख्याल है उसको हमें रोकने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रोजनामा दुनिया में सर रसूल बख्श शहीद साहब का कालम आज छपा है, और वो कहते हैं उसका उन्वान है सियासी जंगें और मुआशरा, और वो कहते हैं कि जो सियासी बुरान है वो बढ़ रहा है बजाय हल होने के, और फिर उसके बाद ये कि जमहूरी रवायात और इदारों की जो कमज़ोरी है इसकी वजह से भी बुरान पैदा उन्होंने अपने कालम में दरअसल जो इस वक्त महाजराई चल रही है सियासी जमातों में, उसकी तरफ उनका इशारा है कि ये जो महाजराई है, इस महाजराई से जो है वो सियासी जमातों की कारकर्दगी जो है उस पर भी असर पड़ रहा है, और जो गवर्नेंस है उसको भी, उसमें भी मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है। और सियासी जमातों को चाहिए कि जो मुल्क को दरपेश बड़े मसाइल हैं उनकी तरफ मिल बैठ कर जो है वो मसाइल का हल निकालना चाहिए, और इस हवाले से जो रिफॉर्म्स हैं उन रिफॉर्म्स की तरफ जो है वो आना चाहिए। क्योंकि पिछले 3.5 साल से तो हम देख रहे हैं कि अपोजिशन को बार बार जो है रिफॉर्म्स की जो है इंतखाबी रिफॉर्म्स की जो है वो भी है, और दूसरा जो रिफॉर्म्स हैं उनके हवाले से भी तजावीज़ जो हैं हुकूमत की तरफ से दी जा रही हैं, लेकिन अपोजिशन उस तरफ आमादा नजर नहीं आती। राणा साहब, एक बात इसमें हत्ता कि ये जो इंतखाबी रिफॉर्म्स हैं, जो इनमें 37 के करीब जो हैं ऐसी रिफॉर्म्स हैं जिन पर अपोजिशन को कोई बड़ा इतराज भी नहीं है, फिर भी वो तामन करने के लिए तैयार। टॉप ट्रेंड है जी आपका वजीर आज़म आपके साथ। आज मैं चाह रहा हूँ इस पर 2 जुमले आप खुद बोले, मैं आपको अपना टाइम देना चाह रहा हूँ। देखिए, इसमें 45,000 कुछ इसमें अपना ट्वीट्स हुए हैं, और उसमें ज़्यादा अपना एक तरफ जो अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आज निकालेंगे, कल निकालेंगे, लेकिन लोगों ने देखें ये टॉप ट्रेंड होता है ना, इसमें लोग टाइम निकाल के, ये नहीं कि आप जस्ट अपनी टीवी खबर देख ली और रिमोट चेंज कर दिया, ये टाइम निकाल के उस पर ट्वीट करते हैं, और इतनी बड़ी तादाद में ट्वीट करने का मतलब है कि लोग अभी भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है जी, और टॉप ट्रेंड तो शफीक अवान साहब ने आपसे डिस्कस कर लिया। 2 खबरें थी, एक तो रिजवान को T20 के अंदर साल का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया, और पाकिस्तान की सना फातिमा को ICC ने इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी मुंतखब किया। ये 2 अच्छी खबरें। लेकिन एक बड़ी खबर जो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा, जो मीडिया ने इस तरह हाईलाइट नहीं की। मीडिया का प्रॉब्लम ये है कि वो हरीम शाह जैसी को वज़ीर आज़म पे तनकीद को डबल कॉलम तस्वीरों के साथ छाप देते हैं, लेकिन इस खबर को किसी ने नहीं छापा कि रेलवे के अंदर कुलियों के ऊपर जो ठेका सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया। अब कुली जो कमाएगा अपने घर लेके जाएगा, किसी ठेकेदार के मरून मिन्नत नहीं होगा, उनके घर बराह रास्त खुशहाली आएगी। कुली वो लोग हैं जिसको हम उस तरह शायद कभी भी ट्रिब्यूट नहीं दे सके जो उनका हक होता है। इतना सामान वो हमारा उठाते हैं, जाते हुए हम उन्हें 40-50 रुपये दे देते, लेकिन उसमें से भी आधे पैसे ठेकेदार ले जाता था। लेकिन अब जो कुली कमाएगा अपने घर लेके जाएगा, और बेस्ट ऑफ लक। हम कुलियों को सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।